हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री के एक चैप्टर की मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये वो वाला मैटर नहीं है जो आपका और आपके फ्रेंड्स के बीच में होता रहता है। ये मैटर जो है ये थोड़ा सा अलग है। हालांकि इस चैप्टर की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें ऐसा आपको रटने का या लर्न करने का कोई काम नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट कि मैटर होता क्या है। मैटर की डेफिनेशन ये होती है एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दिस इज नोन एज मैटर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो और जिसको रहने या रखने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो इसको हम कहते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल पत्थर, कागज, पेन, पेंसिल, हवा, पानी, ये सारी चीजें जो हैं ये मैटर की कैटेगरी में आती हैं। अब जब हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें दो वर्ड्स आए थे, एक स्पेस और एक मास। स्पेस का अगर आप क्वांटिफिकेशन देखें तो इट इज एक्चुअली वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम मतलब वो जिस भी चीज की आप बात कर रहे हैं, जिस भी मैटर की आप बात कर रहे हैं, उसको रहने के लिए कितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है क्यूबिक मीटर्स। यूजुअली वॉल्यूम जो होता है वो लीटर्स की टर्म्स में मेजर किया जाता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। तो ये तो थी आपके स्पेस और वॉल्यूम की बात। दूसरी टर्म जो हमने यूज की थी दैट वाज मास। मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। हर एक मैटर छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इधर उधर थोड़ी मोशन करते रहते हैं। सेकेंड, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंटेनर लिया, आपने उसमें बड़े बड़े पत्थर रख दिए। अब आपने उसमें सैंड डाली। आपने ऊपर तक पहले पत्थर भर दिए थे, अब आपने उसमें सैंड डाली, तो सैंड जा सकती है उसमें? बिल्कुल जा सकती है। बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो छोटी छोटी स्पेस है वहां पे सैंड अपनी स्पेस ले लेगी। अब अगर आप चाहें कि आप उसमें पानी भरें तो पानी भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, सैंड के जो फाइन पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में अभी भी स्पेस है। ये एक्टिविटी ये शो करती है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। इसका अगर एक और एग्जाम्पल हम लें तो उसके लिए आपको एक लेना होगा बीकर। बीकर में हमने फॉर एग्जाम्पल 200 ml वाटर भरा। अब उसके बाद हमने उसमें 3 स्पून्स सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व कर दिया। तो डिसॉल्व होने के बाद भी पानी का लेवल 200 ml ही रहेगा। इसका मतलब कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थी जिसमें जाके सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व हो चुका है। ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स इज कि पार्टिकल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाते हैं। जैसे अगर आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने पानी भरा और उसमें आपने रेड या ब्लू इंक की कुछ ड्रॉप्स डाली, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो पानी पूरा उसी कलर का हो जाएगा। इसका मतलब कि जो इंक पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स में जाके मिक्स हो गए मतलब दे वर मूविंग बाय देयर ओन। तो जो टेंडेंसी होती है पार्टिकल्स की ऑटोमेटिक मिक्स होने की, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो पार्टिकल्स की ये होती है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मतलब दे ट्राई टू बी बाउंडेड टुगेदर। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली 5 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन तीनों के बारे में हमने कॉमनली सुना होता है। फोर्थ होती है प्लाज्मा एंड फिफ्थ होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन शॉर्ट इट इज नोन एज BEC। फर्स्ट 3 जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। प्लाज्मा और BEC का सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन ही काफी है। प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी गैस को बहुत हाई टेम्परेचर पे आयनाइज कर देते हैं तब बनता है प्लाज्मा। जो स्टार्स और सन की जो लाइट एमिशन की टेक्निक है उसमें प्लाज्मा होता है। BEC क्या होता है, जब लो डेंसिटी वाली गैस को बहुत ही कम, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे आयनाइज किया जाता है, तब बनता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है शेप एंड वॉल्यूम। अगर आप सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स का शेप भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक ब्रिक ली, ईंट ली, तो ईंट का शेप भी फिक्स्ड है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। लिक्विड्स जो रहते हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वो शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिस कंटेनर में उनको डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लीटर पानी लिया, अब उस 1 लीटर पानी को अगर आप बॉटल में रखेंगे तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। अगर आप उसको बकेट में रखेंगे तो वो बकेट का शेप ले लेगा। रहेगा वो 1 लीटर ही, बट वो शेप जो है वो कंटेनर के हिसाब से ऑक्यूपाई कर लेता है। और गैसेस का ना शेप फिक्स होता है और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमें पढ़नी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब हर मॉलिक्यूल, हर पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जो सॉलिड्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा होता है। लिक्विड्स में थोड़ा कम होता है और गैसेस में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। इसको समझने के लिए सॉलिड्स जो रहते हैं वो काफी रिजिड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत पास पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं और गैसेस के पार्टिकल्स काफी दूर होते हैं। तो जब फोर्स ज्यादा है तो उनके बीच की जो स्पेस है वो कम है। इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से कम बट गैस से ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी वैसी होती है। और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, बट उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो काफी ज्यादा होती है। उनके पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेस होती है। दैट इज व्हाई गैसेस कैन मूव फ्रीली एनीवेयर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक 1 मीटर क्यूब का पत्थर लिया, लगभग इतना, 1 मीटर क्यूब का वाटर और 1 मीटर क्यूब की कोई सी गैस। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा भारी क्या होगा? ऑब्वियसली पत्थर। इसका मतलब कि पत्थर जिन भी पार्टिकल से मिलके बना था वो पास पास थे। उतनी सी ही स्पेस में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स वहां थे। इसका मतलब दे वर डेंसली सिचुएटेड। दैट इज व्हाई वी कॉल इट कि सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड्स हैव मैक्सिमम डेंसिटी। लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम बट गैस से ज्यादा होती है और गैसेस की डेंसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं। लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा होती है, हालांकि लिक्विड्स को कंप्रेस करना भी मुश्किल होता है। गैसेस जो हैं वो तो हर मामले में ही बेशर्म है, हाईली कंप्रेसिबल है, काफी ज्यादा उनको कंप्रेस करके इनफैक्ट हम उन्हें सिलेंडर्स में भी भर सकते हैं। जो हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है उसका नाम ही है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मतलब इनिशियली इट वाज लिक्विड, इनिशियली इट वाज गैस और उसको कंप्रेस कर करके लिक्विड फॉर्म में आपके गैस सिलेंडर में फिल किया जा सकता है। ऑक्सीजन जो सिलेंडर होते हैं उनमें भी ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में कंप्रेस्ड करके भरी हुई होती है। बेस्ट एग्जांपल अगर आप इसका देखें तो डीओ होता है। डीओ की बोतल को जब आप शेक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सम लिक्विड इज फिल्ड इन, बट जब हम उसको रिलीज करते हैं तो इट कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ गैस। इसका मतलब कि वो कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में रखा गया था, बट जब आपने उसका प्रेशर रिलीज किया तो वो गैस के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। First, let us understand what is kinetic energy. Energy which is possessed because of motion of the particle is known as kinetic energy. मतलब अगर पार्टिकल मोशन में है तो उसकी जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब हमने पहले डिस्कस किया कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होती है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो जब ऑलरेडी उनमें अट्रैक्शन है, स्पेस नहीं है, तो उनके पास मोशन करने की स्पेस ही नहीं बचती। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स निग्लिजिबल होती है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है और गैसेस की सबसे ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी गैस के पार्टिकल्स की इतनी ज्यादा होती है कि अगर किचन में खाना बन रहा है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल्स इजीली मूव कर पाते हैं और काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाती है।
चीज जो और हमें समझनी है वो ये कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैस दे एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ऐसा इसलिए कि लिक्विड्स और गैस के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी स्पेस होती है और वो स्पेस में रैंडमली मूव करते रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो अब लिक्विड्स के पार्टिकल्स जो हैं वो जो उस मूवमेंट के कारण वो जो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाते हैं वो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है और गैस से कम। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही थोड़ी कम है गैस के कंपैरिजन में। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस है, इजीली दे कैन मूव हियर एंड देयर। तो गैसेस जो है वो मैक्सिमम प्रेशर लगाती हैं कंटेनर की वॉल्स पे और सॉलिड्स ऐसा कर ही नहीं पाते क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल स्पेस है एंड देयर मोशन इज ऑल्सो वेरी लेस। तीनों स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्टेबल मतलब सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स, liquids can be converted into gases, gases can be converted into liquids and liquids also can be converted into solids। अब ये कैसे होता है? जब हम solids को गर्म करते हैं और when we supply heat then they get converted into liquids and so on into gases। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में मिलता है, आइस एज इन सॉलिड, वाटर इन लिक्विड फॉर्म और स्टीम जो है वो वाटर का गैशियस फॉर्म है। तो जब हम आइस को गर्म करते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। अब आप इस पानी को और गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में से अगर आप हीट निकालेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि हम उसको ठंडा करेंगे तो स्टीम जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। उसको और ठंडा करेंगे तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स वापस आइस बन जाएंगी। तो सॉलिड्स को जब आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड्स बन जाते हैं, लिक्विड को जब आप और हीट करते हैं तो वो गैस बन जाते हैं। सिमिलरली जब आप गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है और लिक्विड को और ठंडा करके हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशल सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए जब आप उनको हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कपूर का एग्जाम्पल, कैम्फर कहते हैं उसे। कैम्फर और जो फिनेफ्थलीन बॉल्स आती हैं जब आप उनको हीट में एक्सपोज करते हैं तो वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होते हैं, दे गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम कहते हैं सबलाइम और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड्स डायरेक्टली इनटू गैसेस विदाउट बीइंग गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन। डिस्कस दैट सॉलिड्स जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो हमें हीट देनी पड़ती है। सो द process in which solid gets converted into liquid on the application of heat is known as melting. Liquids when given heat get converted into gases. This is known as vaporization or evaporation. Gases when cooled down and get converted into liquid is known as condensation. और जब liquids को solid में convert कर दिया जाता है heat निकाल के या फिर ठंडा करके, this is known as freezing. Now let us discuss two important terms, melting point and boiling point. Melting point is a temperature at which solids get converted into their liquids form at a fixed pressure. जैसे आइस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है एंड देन उसके बाद वो पानी बन जाता है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है, temperature at which liquid gets converted into its gaseous form at a fixed pressure is known as boiling point. चलिए अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि है latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization समझने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपने एक कंटेनर में पानी लिया और आपने उसको गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करने के थोड़ी देर बाद जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उसके बाद आपको वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। और जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, हीट आप अभी भी दे रहे हैं पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो अब ऐसी हीट जो टेम्परेचर को बढ़ाने के काम में नहीं आ रही है, आप हीट दे रहे हैं पर टेम्परेचर विजिबल नहीं है, टेम्परेचर में जो राइज होना चाहिए था वो विजिबल नहीं है, तो ये हीट जा आ रही है। तो ये हीट जो है वो लिक्विड को उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के काम आ रही है। लिक्विड से जब गैस स्टेट में कोई भी मैटर कन्वर्ट होता है तो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड था वो टूटता है और वो
गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसी हीट होती है जो टेम्परेचर बढ़ाने के काम में नहीं आएगी, जो टेम्परेचर के फॉर्म में आपको नहीं दिखेगी। दिस हीट इज बेसिकली यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स of the force of attraction of liquid and that is how liquid converts into gases। तो ये जो हीट है ये टेम्परेचर के फॉर्म में विजिबल नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं हिडन। हिडन को ही कहते हैं लेटेंट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert 1 kilo of liquid at its boiling point into its gaseous form. This is known as latent heat of vaporization. Similarly, there is another concept which is known as latent heat of fusion. Latent heat of fusion को आप जस्ट रिवर्स करके समझे कि आपने आइस लिया, अब आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है और आइस से जस्ट जो वाटर कन्वर्ट होता है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब आइस ने हीट एब्जॉर्ब की तभी वो वाटर बना। अब हीट एब्जॉर्ब की तो फिर वाटर का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस होना ही नहीं था, उसका 0 से ज्यादा होना था। बट अगेन लेटेंट मतलब ही जैसा अभी हमने डिस्कस किया हिडन, तो ये वाली जो हीट है ये आपको टेम्परेचर के फॉर्म में विजिबल नहीं होगी। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलो ऑफ सॉलिड सब्सटेंस into its liquid form at its melting point is known as latent heat of fusion. Evaporation में भी liquid gas में convert होते हैं और boiling में भी liquids gas में convert होते हैं। हालांकि ये जो दोनों process हैं इनमें कुछ difference है। पहला, boiling जो है वो bulk phenomena है। bulk phenomena मतलब हर एक particle पूरा का पूरा पानी boil होता है, बट जो evaporation है evaporation सिर्फ surface पे होता है। दूसरा, बॉइलिंग जो है, इवेपोरेशन जो है इट कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, बॉइलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। थर्ड पॉइंट इज बॉइलिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होती है और इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इसका एक एग्जांपल, जब हम कपड़े धोते हैं और कपड़े सुखाते हैं तो वाटर जो है वो कपड़ों में से वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। अब वाटर से वाटर वेपर सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे ही नहीं बनते। इमेजिन अगर जहां हमने कपड़े सुखाए वहां 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता और तो ही वाटर वेपर बनते। अगर आप ऐसा सोचते तो हम ये सोचने के लिए जिंदा ही नहीं बचते, क्योंकि अर्थ का अगर एवरेज टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। अब ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीजों के कम ज्यादा होने से इवेपोरेशन पे असर पड़ता है। वन ऑफ देम इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब अगर ज्यादा एरिया में इवेपोरेशन होगा तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन की रेट फास्ट होती है। इसका एक एग्जांपल कि अगर आप गरम चाय या गरम कॉफी कप में रखें या फिर उसको सॉसर में डाल लें तो सॉसर का एरिया ज्यादा है, इवेपोरेशन जल्दी होगा और कॉफी जल्दी ठंडी हो जाएगी। सेकेंड इज टेम्परेचर, ज्यादा इवेपोरेशन, कम टेम्परेचर कम इवेपोरेशन। दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द रिवर्स, स्मॉल रिवर्स ड्राई अप इन द समर सीजन, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा होती है, पानी इवेपोरेट होके पूरा उड़ जाता है। थर्ड फैक्टर इज विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब जितनी तेज हवा चलेगी तो इवेपोरेशन उतना फास्ट होगा, क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और वो विंड के साथ फ्लो हो जाता है। तो जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही फास्ट इवेपोरेशन होगा। फोर्थ फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बाकी के 3 फैक्टर से अलग है। बाकी के 3 फैक्टर्स में हमने देखा कि सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड जब बढ़ते हैं तो इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ती है, बट ह्यूमिडिटी में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब वाटर वेपर पहले से ही अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन ऑब्वियसली कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो इवेपोरेशन की रेट कम हो जाती है। इसके बाद एक चीज और, अगर हम गैस को ठंडा करें मतलब उसका टेम्परेचर कम करें और उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा डालें तो गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस को अगर प्रेशराइज करें तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इसका एक एग्जांपल है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अनदर इज सीएनजी। और एक कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप लेते हैं और जब आप उसको प्रेशराइज करते हैं तो वो है गैस, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली अपने सॉलिड फॉर्म में चली जाती है। इसलिए जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होती है
उसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई मतलब कि उसने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं किया, और आइस इसलिए कि वो एकदम व्हाइट आइस जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही हूँ वो है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम ग्लास में कोल्ड ड्रिंक फिल करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक फिल करते से ही उसके कुछ सेकंड्स बाद ग्लास की सरफेस पे छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है। ऐसा क्यों? जब आपने कोल्ड ड्रिंक ग्लास में भरी तो ग्लास की सरफेस ठंडी हुई, अब जो सराउंडिंग में वाटर वेपर्स थी जब वो ग्लास से टकराएंगी तो वो वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये एग्जाम्पल था कंडेंसेशन का। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन के एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कूलर की। कूलर क्या होता है, गर्मियों में जब हम कूलर चालू करते हैं तो उसमें से ठंडी हवा आती है। ठंडी हवा कहाँ से आती है? जो हमारी गर्म हवा होती है जब वो कूलर की मैट से पास होती है। मैट्स में वाटर होता है, अब वो वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। काय से? जो हवा आई थी उसकी हीट से वाटर हो गया वाटर वेपर में कन्वर्ट। इसका मतलब जो गर्म हवा थी उसकी हीट निकल गई, अब जो गर्म हवा थी वो ठंडी हवा में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज हाउ कूलर कूल्स द सराउंडिंग। सो दैट्स इट अबाउट द चैप्टर। बाय।